दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का एक ऑफिशियल डेटा आपको दिख रहा है जो 2011 के सेंसस का डेटा है, जिसमें आप वहां के डेमोग्राफिक्स को देख सकते हो। इस डेटा में क्लियरली आपको तमिलनाडु एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट नजर आएगा, मगर वहां के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का वीडियो भी आपको मिल जाएगा जहां पे उन्होंने ओपनली हिंदू धर्म के बारे में कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं। मगर फिर भी इन लीडर्स को वहां के हिंदुओं का वोट मिलता है, वे अपनी सरकारें भी बनाते हैं। डोंट वरी, आज का वीडियो कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, बल्कि इस वीडियो के बलबूते पर हम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या है हिंदू धर्म का असली चेहरा। इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि 3300 से लेकर 1300 बीसी से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले पशुपति सील में एक योगी जैसी आकृति आपको नजर आएगी, जिसे कुछ विद्वान भगवान शिव से जोड़ते हैं, और ग्रेट बाथ को माना जाता है रिचुअल प्यूरिफिकेशन का एक प्रतीक। ये प्रथाएं जैसे पीपल वृक्ष की पूजा करना या फिर क्रिमेशन टेक्निक आज भी हिंदू धर्म में दिखती हैं। अगर सीधा सीधा हम देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि हिंदू धर्म में जितनी भी मान्यताओं को आज हम मानते हैं, ये पूरी की पूरी हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक करती है। मगर यहीं पे आता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी के हिसाब से जब आर्य भारत में इन्वेड करने आए, यानी कि आक्रांताओं की तरह आए, तब से क्या ये प्रथा यहाँ पे शुरू हुई है? इसका जवाब है नहीं। यह थ्योरी जो है ये ब्रिटिश द्वारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी, जो अब गलत साबित हो चुकी है। जेनेटिक स्टडीज दिखाते हैं कि इंडो आर्यंस अगर यहाँ पे आए भी थे तो उनका ग्रेजुअल माइग्रेशन हुआ था, न कि इन्वेजन, यानी कि उन्होंने आक्रांताओं की तरह इस जमीन पर कब्जा नहीं किया था, इस जमीन पर वे नहीं आए थे। अब जब बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की चल ही रही है तो आपको देखना पड़ेगा इसका टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही बहुत सारी कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस दिखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबूत हमको भारत में मिले हैं। पूरे के पूरे दक्षिण भारत में ऐसे सबूत भरे पड़े हैं। अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक जगह पे कोई एक इंसान तो था नहीं, थे बहुत सारे लोग जिनको हम कहते हैं झुंड या फिर ट्राइब। दक्षिण भारत में जितने भी एक्सकैवेशंस हुए हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली हैं जहां पे आपको ट्राइब्स का एग्जिस्टेंस पता चलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, और उनके बाकी सिविलाइजेशंस और ट्राइब्स के साथ रेगुलर ट्रेडिंग रिलेशंस थे। यानी कि जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग विश्व के दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड कर रहे थे, उनका आना जाना वहां पे होता था, कल्चरल एक्सचेंज उनके साथ होता था, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत के ट्राइब्स के साथ भी उनका ट्रेड एज वेल एज कल्चरल एक्सचेंज होता था। और इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो धार्मिक रिचुअल्स प्रैक्टिस किए जाते थे, वे पहुंच गए दक्षिण भारत के ट्राइब्स में भी। अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें तो इस समय पूरे के पूरे उत्तर और दक्षिण भारत में ट्राइब्स थी। अभी तक जनपद या फिर महाजनपदों का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक इसी समय अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होता है, जिसका कारण आज तक हमको नहीं पता चला, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर हो ही नहीं पाई है। कोई भी सिविलाइजेशन जब विलुप्त होती है तो उसके लोग उस सिविलाइजेशन की जगह से इधर उधर चले जाते हैं, और इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आकर बसने लगे। अब इसी समय के आगे पीछे जो लोकल बोलियां बोली जाती थी अक्रॉस इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन्होंने रूप लिया संस्कृत का, और जो लोकल बोलियां बोली जाती थी दक्षिण भारत में, उन्होंने रूप लिया तमिल का। इन दोनों जगहों की सभ्यता तो वैसे ही पुरानी थी, और जैसे ही यहाँ के लोगों ने प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप कर लिया तो उनका लिटरेचर भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगा। अराउंड इसी टाइम पर शुरू होता है वैदिक पीरियड,
अराउंड 1500 से लेकर 500 BCE तक। और इस पीरियड में वेद और वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण सिस्टम का उदय होता है, जिसने समाज को 4 वर्गों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह सिस्टम जो था, यह ऑक्यूपेशन बेस्ड था और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था। वेद और वर्ण सिस्टम की रचना जो उत्तर भारत में हुई, उसे दक्षिण भारत में भी एक्सेप्ट कर लिया गया। उस समय पे वर्ण सिस्टम इसलिए एक्सेप्ट हुई थी समाज में क्योंकि वर्ण सिस्टम पूरी तरह से बेस्ड थी इस बात पर कि एक इंसान की जो कार्य क्षमता है, उसके हिसाब से उसका वर्ण निर्धारण करना चाहिए। आगे जाकर यही बात साइंटिफिक सिद्ध हुई। आज भी हमें अपने क्षमता के अनुसार, स्किल्स के अनुसार ही अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए, तभी हमको सक्सेस मिलती है। मगर इसके बाद आया समय जनपद और महाजनपदों का, जहां पर समय बीतने के साथ साथ एक परंपरा शुरू हो जाती है कि किसी भी इंसान का प्रोफेशन उसके कार्य क्षमता पर नहीं, उसके बर्थ यानी कि उसके जन्म से डिसाइड होना शुरू हो जाता है। और यही है कास्ट सिस्टम, जो समय के साथ साथ काफी रिजिड बन गया, जिसने हजारों जातियां बना दी। और यहीं से शुरू होता है उत्तर भारत का खुद का हिंदुइज्म और दक्षिण भारत का द्रविडियन हिंदुइज्म। आपको क्या लगता है, क्या कास्ट सिस्टम भारत में आज भी प्रेवलेंट है? कमेंट में हमको जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से हिंदुइज्म के 2 ब्रांच बनते ही उत्तर में महाभारत और रामायण प्रमुख धर्म ग्रंथ बने, जहां राम और कृष्ण की पूजा प्रमुख थी। दक्षिण में तमिल संगम लिटरेचर ने सिलापट्टिकरम और थिरुवल्लुवर की रचनाएं दी, जहां पे मुरुगन और भक्ति मूवमेंट प्रमुख बन गए। इन दोनों फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म में अगर आप देखें तो वेद, उपनिषद और बहुत सारे फेस्टिवल्स एक जैसे हैं, मगर कास्ट सिस्टम ने इन दोनों फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म को पूरी तरह से बांट दिया, इनके कल्चर्स को अलग कर दिया। इसके बाद वह दौर आया जब दक्षिण भारत में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, जैसे राष्ट्रकूट, पल्लव, पेरियार और चोल साम्राज्य। इन साम्राज्यों के राजाओं ने अपना वर्चस्व साबित करने के लिए बनवा दिए एक से बढ़कर एक मंदिर, जो न केवल विशाल है बल्कि आज के तारीख में भी इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। इन मंदिरों के देखरेख के लिए इन राजाओं ने अब उत्तर भारत से उन लोगों को बुलाया जिनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मालूम थे। यानी कि सीधी बात है, अराउंड 500 AD से लेकर 1000 AD तक ब्राह्मण्स दक्षिण भारत पहुंचे। उत्तर भारत से आए हुए यही ब्राह्मण उत्तर भारत के कास्ट सिस्टम से प्रभावित थे, और उन्होंने जब पूजा पाठ करना शुरू किया तो संस्कृत स्क्रिप्चर्स के अनुसार किया, लेकिन द्राविडियन लोगों ने इसका विरोध किया। खासकर 20वीं सदी में द्राविडियन मूवमेंट ने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चुनौती दी। उत्तर भारत के ब्राह्मणिज्म और ब्रिटिश पॉलिसीज ने कास्ट सिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया, जबकि दक्षिण में इसका विरोध हुआ। आजादी के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी और संस्कृत को पढ़ाए जाने की बात होने लगी, और तब दक्षिण भारत ने अपने मूल भाषा के लिए इसे खतरा माना। और अगर आज भी आप देखोगे तो यही एक कारण है जिसके वजह से दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य आज हिंदी के खिलाफ हैं। देखिए, हिंदी का जन्म अगर आप किसी भी दक्षिण भारत की भाषा के जन्म से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि हिंदी तो एक बहुत ही नई भाषा है, मगर हिंदी कहीं ना कहीं जुड़ती है संस्कृत से, और संस्कृत जाके जुड़ता है कास्ट सिस्टम से, जिसका दक्षिण भारत ने हमेशा से विरोध किया है। तो आज जो आपको भाषा विवाद दिखता है दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर, उसकी जड़ बहुत पहले से ही मजबूत हो रखी है, और आपको और मुझको आज जो दिखता है वो महज ही एक पॉलिटिकल स्टंट है। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखोगे तो आपको यही मालूम होगा आज की तारीख में कि हिंदू धर्म की विविधता ही उसकी ताकत है। उत्तर हो या दक्षिण, यह हमें एकजुट करती है। विश्व का सबसे पुराना धर्म होने के हिसाब से हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी और अब भी हैं, मगर जब जब हमने ये महसूस किया है कि ये कुरीतियां हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो हमेशा हमने इन कुरीतियों को बदला है, इन्हें उतारकर फेंक दिया है। आज एक ऐसी ही कुरीति हमारे धर्म में मौजूद है, और वह है कास्ट सिस्टम। यही वो कारण है जिसने उत्तर और दक्षिण के हिंदुइज्म को अलग करके रखा हुआ है। अगर कुछ ऐसा किया जाए आज की तारीख में कि इस कुरीति को हिंदू धर्म से पूरी तरह से जड़ से हटा दिया जाए, तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। मगर सवाल यहीं पे है कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा होने देंगी, क्योंकि आखिरकार सवाल तो वोट का है।
एनीवेज, इसी तरह के अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।